व्हाट्सअप फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और भाई मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के जो एग्जाम्स हैं वो बहुत जबरदस्त ढंग से जा रहे होंगे और आप लोगों ने एकदम फोड़ के रख दिया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों का जो बिजनेस का पेपर है वो जल्दी आने वाला है और उसके बाद एग्जाम होगा सर कौन सा, अकाउंटेंसी का। 31 मार्च जो है 2023 आपका अकाउंटेंसी का एग्जाम है। तो उसी की प्रिपरेशन के लिए मैं लेकर के आया हूं अकाउंटिंग रेशियो का वन शॉट रिवीजन, यानी चाहे वो थियोरेटिकल पोर्शन हो चाहे फिर वो प्रैक्टिकल पोर्शन हो। और आज हम बात करेंगे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप उनको भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने अकाउंटिंग रेशियो को। जैसा कि आप लोगों को यहां पर नाम से ही पता लग रहा होगा कि भाई ये चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशियो, तो यहां पर हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों वो बात करने वाले हैं रेशियोज के बारे में। अब रेशियो क्या होते हैं, रेशियोज कैसे निकाले जाते हैं, अकाउंटिंग में रेशियोज का क्या इंपैक्ट होता है, अकाउंटिंग करते वक्त रेशियोज निकालने की जरूरत क्या पड़ी है भाई, तो ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, देन आफ्टर हम उसके बाद चलेंगे सर अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अगर आपसे मैं कहूं, जैसे कि एक एग्जांपल भी ले रखा है यहाँ पर ऑलरेडी, कि भाई एक ट्रेडर है मिस्टर अनिल और वो प्रॉफिट अर्न करता है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में 1,50,000 रुपए का। तो मिस्टर अनिल है वो एक बिजनेसमैन है और वो प्रॉफिट जो अर्न कर रहे हैं एक साल में वो कर रहे हैं 1.5 लाख रुपए। और जबकि दूसरी तरफ एक है मिस्टर सुनील और वो प्रॉफिट अर्न करते हैं जी 1,80,000 रुपए उसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में या फिर उसी ईयर में, सेम ईयर में। चलिए जी, तो एक मिस्टर अनिल है एक मिस्टर सुनील है। मिस्टर अनिल 1,50,000 रुपए कमाते हैं, मिस्टर सुनील 1,80,000 रुपए कमाते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा बिजनेसमैन है या किसका बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल है, किसका बिजनेस ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे? क्या आप मुझे बता पाएंगे? तो आप अगर प्रॉफिट को देख रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मिस्टर सुनील जो है ही इज अर्निंग मोर प्रॉफिट देन द मिस्टर सुनील, तो ऐसा भाई ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा यहां पर वेट कीजिए, अब मैं आपको यहां पर बताता हूं कि किसका प्रॉफिट अर्निंग रेशियो जो है वो ज्यादा है या जो किसका मार्जिन जो है वो ज्यादा है बिजनेस में। तो ये आपको यहां पर सिर्फ एक सिंगल टर्म से यानी प्रॉफिट दे रखा है, तो आप किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच सकते, किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। तो आपको यहां पर कुछ एक फैक्टर्स और देखने होंगे। आपको ये देखना होगा कि मिस्टर अनिल ने कितना पैसा लगा रखा है बिजनेस में, मिस्टर सुनील ने कितना पैसा लगा रखा है बिजनेस में, और उसके हिसाब से वो कितना प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए जी, तो आगे कह रहा है कि भाई चलिए मान लीजिए अनिल ने जो कैपिटल लगा रखी है वो 10 लाख रुपए की लगा रखी है और सुनील ने जो कैपिटल लगा रखी है वो लगा रखी है 15 लाख रुपए। क्लियर? तो अनिल ने कैपिटल लगा रखी है 10 लाख रुपए और सुनील ने कैपिटल लगा रखी है 15 लाख रुपए। तो इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन हमें कैलकुलेट करना होगा प्रॉफिट का जो रेशियो है। तो कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल है। आप कहेंगे सर मिस्टर अनिल जो है वो 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहे थे। मिस्टर अनिल जो है कितना रुपए प्रॉफिट कमा रहे थे भाई? 1.5 लाख रुपए। और कितनी कैपिटल लगा रखी है इसने? 10 लाख रुपए। तो इसके हिसाब से 15% जो है वही प्रॉफिट कमा पा रहा है, यानी 10 लाख रुपए लगा करके 1.5 लाख रुपए कमाए तो इसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है या जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो कितना है? 15%। तो ये 15% के हिसाब से प्रॉफिट अर्न कर रहा है। और अगर बात करें सुनील की, तो सुनील भाई साहब जो है 1,80,000 रुपए कमा रहे थे प्रॉफिट और 15 लाख रुपए उसने कैपिटल लगा रखी है। तो इसके हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो 12% के हिसाब से ये रिटर्न इसको मिल रहा है। तो अब मुझे बताइए फटाफट से कि दोनों में से कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन ज्यादा बेटर पोजीशन में है, कौन ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। आप कहेंगे सर यहां तो हम क्लियरली बता सकते हैं कि जो मिस्टर अनिल है ही इज मोर एफिशिएंट, वो उसका बिजनेस जो है वो ज्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है भाई? आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है यार, सुनील भाई साहब 15 लाख रुपए लगा करके फिर 1,80,000 रुपए कमा रहे हैं, जबकि अनिल ने 10 लाख रुपए लगाया और फिर 1.5 लाख रुपए कमाया। इसका मतलब जो प्रॉफिट अर्निंग जो कैपेसिटी है वो अनिल की ज्यादा है। सो यहां पर हमें पता चलता है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो अर्न किया गया है वो अनिल का ज्यादा है, 15% है। तो इसका मतलब अनिल का जो बिजनेस है वो मोर प्रॉफिटेबल है। गॉट इट और नॉट? क्लियर हुआ?
तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनको कंसीडर किया जाता है, तभी आप एक कंक्लूजन पे, एक डिसीजन पे पहुंचते हैं। तो एब्सोल्यूट फिगर्स से आप कभी भी एक डिसीजन पर नहीं पहुंच सकते, आपको वहां पर दो रिलेशन चाहिए होंगे, दो फिगर्स चाहिए होंगी। तो रिलेशंस जो निकलना होता है वो दो के बीच में ही होता है। क्लियर? तो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली रिलेशंस के बारे में, यहां पर हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स के बारे में। तो अकाउंटिंग रेशियो में बेसिकली हम सीखेंगे कि कंक्लूजन पर कैसे पहुंचा जाए, कौन सी कंपनी की परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है। तो ये सारी जो बातें करेंगे अकाउंटिंग रेशियो में करेंगे। आई थिंक अब आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग रेशियो जो है वो क्या होता है और उसका काम क्या है। चलिए जी आगे भी हम सीखेंगे। चलिए सर, तो मीनिंग ऑफ रेशियो पे आ जाते हैं। मीनिंग ऑफ रेशियो कहता है रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स एक्सप्रेस्ड इन अर्थमेटिकल टर्म्स इज कॉल्ड अ रेशियो। कह रहा है कि अगर आपसे कोई भी पूछे कि भाई रेशियो का मतलब क्या होता है, भाई साहब ये बताओ रेशियो का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे एक रिलेशन है बिटवीन टू फिगर्स, सिंगल फिगर के बीच में नहीं है भाई साहब। रिलेशन बताना हो तो कम से कम दो फिगर होनी ही चाहिए, रिलेशनशिप बताना हो तो कम से कम दो फिगर होनी ही चाहिए। तो रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स एक्सप्रेस्ड इन अर्थमेटिकल टर्म्स इज कॉल्ड रेशियो। क्लियर हो गया? तो रेशियो क्या है? एक रिलेशन बताता है बिटवीन टू फिगर्स, और कैसे बताता है, एक्सप्रेस कैसे करता है, वो करता है अर्थमेटिकल टर्म्स में, जिसे हम रेशियो कहते हैं। अगर आर एंड एंटनी के हिसाब से देखा जाए, उसके वर्ड्स में देखें तो क्या है, a ratio is simply one number expressed in terms of another. It is found by dividing one number into the other. क्या करेंगे हम, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे और उसके बीच में रिलेशंस निकालेंगे। क्लियर हो गई मेरी बात? तो रेशियो क्या है? एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू फिगर्स एक्सप्रेस्ड इन अर्थमेटिकली टर्म्स इज कॉल्ड अ रेशियो। क्लियर हो गया? चलिए जी, तो मीनिंग समझ में आ गया। चलो अब यहां पर बात करते हैं कि रेशियो को एक्सप्रेस करने के कितने तरीके होते हैं। तो वी हैव 4 वेज टू एक्सप्रेस द रेशियोज। तो हमें अकाउंटिंग रेशियोज जो एक्सप्रेस करने हैं दोस्तों, वो 4 वेज होते हैं, 4 तरीके होते हैं। 4 तरीकों से आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं रेशियो को। तो सबसे पहला आता है भाई प्रपोर्शन के रूप में, यानी प्योर रेशियो या सिंपल रेशियो भी इसको बोला जाता है। यानी फटाफट से बताओ भाई क्या है, पहले जो हमारा रेशियो एक्सप्रेस करने का तरीका वो क्या है, प्रपोर्शन। इन प्रपोर्शन के रूप में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसी के दो अलग अलग नाम और हैं जिन्हें जाना जाता है सिंपल रेशियो के नाम से और प्योर रेशियो के नाम से। तो अगर आपके एग्जाम में प्योर रेशियो या फिर सिंपल रेशियो भी पूछ ले तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि वो प्रपोर्शन की बात कर रहा है। क्लियर हो गया? अब ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है, आपने पार्टनरशिप में पढ़ा होगा कि भाई एक्स और वाई दो पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है या 3:2 है। तो ये जो हम बताते हैं ना, इस तरीके से जो बताते हैं, इसको हम बोलते हैं प्योर रेशियो या फिर इसको बोलते हैं सिंपल रेशियो प्रपोर्शन। तो इस तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए जो हमें इस्तेमाल करना होता है टेक्निक, वो उसको हम बोलते हैं प्रपोर्शन के रूप में या फिर प्योर रेशियो के रूप में। तो क्या कह रहा है, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द सिंपल डिवीजन ऑफ वन नंबर बाय अनदर। एक नंबर को हम दूसरे नंबर से डिवाइड कर देंगे, एक टर्म को, एक फिगर को हम दूसरे टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास प्योर रेशियो या फिर सिंपल रेशियो कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो जैसे कि अगर करंट रेशियो की बात करें तो करंट रेशियो कैसे निकाला जाता है भाई, करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो लेट सपोज करंट असेट 2 लाख है और करंट लायबिलिटी 1 लाख है, तो इसको डिवाइड करा जाएगा, 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, तो आ जाएगा 2:1। तो ये हमारा प्योर रेशियो है। समझ में आ गया प्योर रेशियो क्या होता है? तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम नेक्स्ट। हमारा जो तरीका होता है रेशियो को प्रेजेंट करने का वो होता है इन टाइम्स, या टाइम्स के रूप में या फिर रेट के रूप में। तो कैसे हम टाइम्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको हम कंपैरिजन दूसरे फिगर से किया जाता है। लेट सपोज अगर ये कहा जाए कि आपके पिता की एज आपकी एज से डबल है, 2 गुना है, तो ये होता है इन टाइम्स, या टाइम्स के अकॉर्डिंग यहां पर रेशियो को रिप्रेजेंट किया जाता है। दो फिगर्स के बीच में रिलेशन बताया जा रहा है, और कैसे बताया जा रहा है, गुना के रूप में, टाइम्स के रूप में। क्लियर? तो इन दिस टाइप it is calculated how many times a figure is in comparison to another figure, कि एक फिगर दूसरी फिगर के कंपैरिजन में कितने गुना ज्यादा है या कितने गुना है। ठीक है? फॉर एग्जांपल, if a firm's credit sales during the year 2 lakh and its trade receivable at the end of the year 40,000। अब ये कह रहा है कि भाई आपकी जो क्रेडिट सेल्स है वो लेट सपोज 2 लाख रुपए की है, और ट्रेड रिसीवेबल जो है आपके क्लोजिंग में वो 40,000 रुपए के हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आगे हम पढ़ेंगे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, और ये रिवीजन है तो आपको पता ही होगा, यू मस्ट नो अबाउट इट।
यहां पर अगर हम बात करें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की, तो कैसे निकाला जाएगा, तो क्रेडिट सेल्स 2 लाख रुपए डिवाइडेड बाई ट्रेड रिसीवेबल, तो हमारे पास 40,000 थे, तो 2 लाख डिवाइड बाई 40,000, तो कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स आ जाएगा। तो ये जो 5 टाइम्स है क्या है कि हमारे जो क्रेडिट सेल्स है वो 5 गुना है ट्रेड रिसीवेबल के मुकाबले। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये भी एक तरीका होता है रेशियो को रिप्रेजेंट करने का। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वे। तीसरा आता है जी परसेंटेज के रूप में। ये तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा। क्या है कि परसेंटेज के रूप में भी हम रेशियोज के रिलेशन को व्यक्त कर सकते हैं। टू फिगर्स के बीच में हम रिलेशन बता सकते हैं। परसेंटेज के रूप में भी हम ये बता सकते हैं ना कि भाई ये जो पार्ट है, लेट सपोज हमने कोई मटेरियल लगाया तो दो मटेरियल है, एक मटेरियल है ए, एक मटेरियल है बी। तो हमने कहा कि जब भाई मटेरियल बनाया जाता है तो ये जो लगाया जाता है ये 70% लगाया जाता है और ये 30% लगाया जाता है। तो पता चल गया ना यार, पता चल गया ना कि भाई यहाँ पर रिलेशन कितना है, ये पता चल रहा है। क्लियर हो गया? या ये कहा जाए कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का 20% है या ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का 25% है, तो ऑटोमेटिकली यहां पर रिलेशन पता लग रहा है दो फिगर्स के बीच में। तो इस तरीके से परसेंटेज के रूप में बताया जा सकता है। तो चलिए जी इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं जो कि हमें गिवन है ऑलरेडी। क्या कहता है, इन दिस टाइप द रिलेशन बिटवीन टू फिगर्स इज एक्सप्रेस इन 100, तो वो 100% यानी प्रतिशत के रूप में बताया जाता है, 100 के रूप में बताया जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ अ फर्म्स कैपिटल इज 10 लाख रुपीज एंड इट्स प्रॉफिट इज 2 लाख रुपीज, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जब स्टार्ट करा था इंट्रोडक्शन, तो हमने वहां पर ये बात देखी थी कि हमने परसेंटेज में कैलकुलेट किया था ना, एक प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया था परसेंटेज 12% और 15% अनिल और सुनील का। तो वैसे ही यहां पर आपसे कहा गया भाई कैपिटल जो है फर्म की वो 10 लाख रुपए है और प्रॉफिट जो है वो 2 लाख रुपए है। तो यहां पर अगर हमें प्रॉफिट और कैपिटल दोनों का रिलेशन बताना हो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो कैसा आएगा, 2 लाख डिवाइड बाई 10 लाख। 2 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया जाता है 10 लाख की कैपिटल पर, तो मल्टीप्लाई बाई 100% के लिए आपको पता है मल्टीप्लाई बाई 100 करना होता है, सो वी विल गेट 20%। तो यहां पर हमें पता चल गया प्रॉफिट जो है वो 20% है किसका, कैपिटल के हिसाब से। अगर कैपिटल 10 लाख है तो प्रॉफिट 2 लाख रुपए है। समझ में आ गया कि नहीं आया? 20% क्लियर है? तो परसेंटेज के रूप में भी आप इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है फ्रैक्शन के रूप में। फ्रैक्शन के रूप में क्या होता है कि भाई ये जो पार्ट है इसका 2/3 है, ये जो पार्ट है इसका 1/3 है, 1/2 है, 1/4 है। तो इस तरीके से जब बताया जाता है तो ये होता है फ्रैक्शन के रूप में। ठीक है जी, इसको क्या बोला जाता है, फ्रैक्शन के रूप में। तो यहां पर जो बताया जाता है फ्रैक्शन के रूप में 1/5, 1/6, 2/3, ये पोर्शन इसका इतना है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर बता सकते हैं। क्लियर हो गया? तो फ्रैक्शन समझ में आ गया भाई। चलो अब आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस करने का उद्देश्य क्या है भाई, आप क्यों करना चाहते हो रेशियो एनालिसिस? तो सुनिएगा, सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको अपने वीकनेसेस फाइंड करने के लिए रेशियो एनालिसिस करना जरूरी है। तो अगर आप अपने बिजनेस के वीक पॉइंट्स को स्पॉट्स करना चाहते हैं तो आपको रेशियो एनालिसिस करना जरूरी है। क्लियर? उसके बाद डीप एनालिसिस करने के लिए, किसके लिए, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए आपको पता होना चाहिए आपके पास पैसा कितना है, कि आप पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे शॉर्ट टर्म नेचर में। आपको पता होना चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म डेब्ट्स की पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपके इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल कैसी है। फिर आपको पता होना चाहिए नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारी जो चीजें हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब जो चीजें हैं वो कितना रिलेशन आपके बिजनेस में रखती है। तो इन सब की एनालिसिस करने के लिए भी आपको रेशियो एनालिसिस जरूरी हो जाता है। क्लियर? उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस करने के लिए भी आपको रेशियो एनालिसिस करना पड़ेगा। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस क्या होता है भाई, दूसरी फर्म से अपने फर्म का कंपैरिजन करना, दूसरी कंपनीज के डेटा से अपनी कंपनी के डेटा को कंपैरिजन करना, और इजीली अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पर। आजकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाती है, तो आप इजीली दूसरी फर्म से या सेम टाइप ऑफ इंडस्ट्री में जो वर्क कर रहे हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अपने आप को कंपैरिजन कर सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि अपनी वीकनेसेस कहां है, आपकी स्ट्रेंथ्स कहां है, आपको कहां पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीजें आप कर पाएंगे रेशियो एनालिसिस के माध्यम से। क्लियर? उसके बाद भाई टाइम सीरीज एनालिसिस कर पाएंगे आप, पास्ट रेशियोज की मदद से प्रेजेंट रेशियोज को आप कंपैरिजन करेंगे और आप अपनी ही फर्म में तुलना कर पाएंगे पिछले सालों से। देखो, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस और टाइम सीरीज एनालिसिस में थोड़ा सा फर्क है। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस का मतलब है बाकी दूसरी फर्मों से कंपैरिजन करना, और यहां पर क्या फर्क है भाई, टाइम सीरीज एनालिसिस में आप क्या करते हैं, अपने ही पिछले सालों के डेटा को अपने ही
इस साल के डेटा से प्रेजेंट टाइम से मैच करते हैं, कंपेयर करते हैं, वहां से आप रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। क्लियर हो गया। और भाई आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, आपको फ्यूचर में प्लान्स वगैरह बनाने के लिए भी रेशियो एनालिसिस की जरूरत होती है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस समझ में आ गया ना? चलो जी रिवाइज्ड। चलो आगे एडवांटेजेस। अब रेशियो एनालिसिस करने के एडवांटेजेस या फिर रेशियो एनालिसिस करने के जो फायदे हैं वो क्या है? तो सबसे पहला आता है कि भाई ये जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने में फायदा देता है। तो हम लोग जल्दी से जल्दी रेशियो एनालिसिस पढ़ के और पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस कर सकते हैं। हमें पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। हम लोगों को क्या करना होगा? बस रेशियो को पढ़ना होगा। अगर हमें रेशियोज का ज्ञान है, रेशियोज के बारे में पता है, तो हम इजीली रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, हम डिसीजन ले सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? और अकाउंटिंग डेटा को सिंपल कर देता है क्योंकि रिलेशन बताता है टू फिगर्स के बीच में, तो हमें पता चल जाता है यार सारी चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है भाई, रेशियोज पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कौन सा पार्ट कितना कितना है। ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी में भी मदद करता है और अपने वीक स्पॉट्स को लोकेट करने में भी मदद करता है। क्लियर है। फोरकास्टिंग करने में हेल्पफुल है। फोरकास्टिंग मतलब अनुमान लगाने में, फ्यूचर में ऐसा होगा कि नहीं होगा, पिछले सालों के डेटा को आप इस्तेमाल करके फ्यूचर का फोरकास्ट कर सकते हैं। ठीक है। ट्रेंड वगैरह देखने के लिए बिजनेस का, उसके लिए भी आप यहां पर रेशियो एनालिसिस की मदद ले सकते हैं। आइडियल स्टैंडर्ड्स, आप स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी रेशियो एनालिसिस आपको जरूरी होंगे। रेशियो एनालिसिस की वजह से आप क्या करते हैं कि भाई आप अपने स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन कर पाते हैं। आपको पता है कि ये स्टैंडर्ड हमारा है, यहां तक हमें पहुंचना ही पड़ेगा, हमें करंट रेशियो 2:1 ही रखना है। तो किस तरीके से रखना है? करंट असेट जो है वो डबल होनी चाहिए करंट लायबिलिटी की कंपैरिजन में। तो इस हिसाब से जब आप देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता है कि करंट असेट अगर कम हो रही है तो आपको वो बढ़ानी पड़ेंगी, तो आप उसके लिए काम करेंगे, आप उसके लिए एक्ट करेंगे। तो इस वजह से आप आइडियल स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट कर सकते हैं। इफेक्टिव कंट्रोल, अगर आपका रेशियो एनालिसिस अच्छे से कर पा रहे हैं, आप रेशियोज को स्टडी कर पा रहे हैं, रेशियोज आप सही से कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो भाई आप जो है कंट्रोल कर पाएंगे अपने बिजनेस को। और अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपको इस कट थ्रोट कंपटीशन में बेटर परफॉर्मेंस देने में बहुत मदद मिलेगी। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? अब आता है भाई लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, यानी अकाउंटिंग रेशियोज के कुछ नुकसान भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। क्या कमियां हैं? सबसे पहली बात कि अगर आपने गलत अकाउंटिंग की है तो भाई रेशियो भी गलत ही फाइंड आउट होंगे। यार जब बेस ही गलत हो गया तो जो फिगर्स लिए हैं वही गलत हैं, तो रेशियो भी गलत ही आएंगे। तो झूठी अकाउंटिंग डेटा, झूठे रेशियो आपको पता चल जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो पहली कमी तो यही है भाई, ये डिपेंड करता है अकाउंटिंग डेटा पे, अकाउंटिंग सही हुई है कि नहीं हुई है। अकाउंटिंग सही हुई है या नहीं हुई है इसी बात पे डिपेंड करेगा कि भाई रेशियोज भी सही निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। क्लियर है कि नहीं है? कंपैरिजन नॉट पॉसिबल इफ डिफरेंट फर्म्स अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। मान लीजिए हमारी फर्म जो है, सेम टाइप ऑफ इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, हमारी फर्म जो है वो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करती है और दूसरी जो फर्म्स है सेम टाइप ऑफ इंडस्ट्री में वो अलग तरीके की अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करते हैं, तो क्या कंपैरिजन कर पाएंगे? फिर कंपैरिजन की बात होती नहीं, क्योंकि बेस सेम नहीं है। कंपैरिजन कब होता है भाई? जब बेस सेम हो। अगर बेस सेम ही नहीं है तो फिर कंपैरिजन की बात आती ही नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? भाई कॉमर्स और कॉमर्स के जो बच्चे हैं उन्हीं का कंपैरिजन करोगे या कॉमर्स और साइंस वाले के बच्चों का कंपैरिजन करोगे? कभी नहीं कर। अगर कोई कॉमर्स और साइंस को कंपैरिजन कर रहा है या कॉमर्स और आर्ट्स को कंपैरिजन कर रहा है या साइंस और आर्ट्स को कंपैरिजन कर रहा है तो वो महाबेवकूफ आदमी है, क्योंकि बेस सेम नहीं है भाई। नॉर्मली कॉमर्स के बच्चे का कंपैरिजन कॉमर्स के बच्चे से ही होना चाहिए, साइंस का बच्चे का कंपैरिजन साइंस के बच्चे से ही होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए ना यार, क्या बात कर रहे हो आप लोग भी। चलो उसके बाद आता है दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। रेशियोज को हमने कितनी कैटेगरीज में बांटा हुआ है? तो रेशियोज को मेनली हमने 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। बोलो LSAP। क्या? LSAP, 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 LSAP क्या है सर? LSAP, LSAP, ठीक है। LSAP, LSAP क्या है? लिक्विडिटी रेशियो, S से सॉल्वेंसी रेशियो, A से एक्टिविटी रेशियो और P से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। मेरे साथ साथ बोले क्या? L से लिक्विडिटी रेशियो, S से सॉल्वेंसी रेशियो, A से एक्टिविटी रेशियो, P से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, LSAP। क्लियर हो गया क्या? 4 कैटेगरीज में डिवाइड
कर रखा है हम लोगों ने अपने रेशियोज को। तो भाई ये चारों ही रेशियोज को हमने पढ़ना है, चारों कैटेगरीज के रेशियोज को हमें पढ़ना है, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। चलिए जी, एक्टिविटी रेशियो का एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं टर्नओवर रेशियो, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का एक और नाम होता है इनकम रेशियोज। क्लियर हो गया क्या? लिक्विडिटी रेशियो। अच्छा, लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है? देखिए, लिक्विडिटी का मतलब होता है आपकी एबिलिटी आपके करंट लायबिलिटीज को मीट करने के लिए। अगर आप करंट लायबिलिटीज की पेमेंट कर पा रहे हैं तो आप लिक्विड हैं, मतलब आपके पास लिक्विडिटी जो है वो बरकरार है। करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करने की एबिलिटी को ही हम लिक्विडिटी बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो लिक्विडिटी का मतलब सीधा सीधा क्या है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। क्या बोला जाता है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। क्लियर? चलो जी, तो लिक्विडिटी रेशियोज को हम एक नाम से और जानते हैं, क्या? जिसे बोला जाता है भाई शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। क्या बोला जाता है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। फटाफट बोलो मेरे साथ, लिक्विडिटी रेशियो का दूसरा नाम क्या है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। क्लियर? ये क्यों निकाला जाता है? ये इसलिए निकाला जाता है ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, यानी जो करंट लायबिलिटीज है, उनको मीटअप करने के लिए, उनको पे करने के लिए आपके पास पैसा है या नहीं है। क्लियर? क्लियर है जी? चलो भाई, इसमें क्या क्या रेशियोज आते हैं बाद में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो हम किस लिए बात करते हैं? यहां पर हम बात करते हैं आपकी एबिलिटी चेक की जाती है, जैसे कि लिक्विडिटी रेशियो में चेक की जाती है, वैसे सॉल्वेंसी रेशियो में भी एबिलिटी चेक की जाती है कि आप पे कर पाएंगे या नहीं। लेकिन किसकी? लॉन्ग टर्म डेब्ट्स की, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बात का पता किस रेशियो से निकलेगा? सॉल्वेंसी रेशियो से निकलेगा। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज की या करंट लायबिलिटीज की पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस बात का पता कहां से चलेगा? लिक्विडिटी रेशियो से। क्लियर? और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का आप पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बात पता कहां से चलेगी? सॉल्वेंसी रेशियो से। क्लियर? इसके अंदर क्या क्या आएंगे वो सारी चीजें हमें डिस्कस करेंगे, कौन कौन से हमें यहाँ पर रेशियोज पढ़ने हैं। उसके बाद भाई एक्टिविटी रेशियो से पता चल रहा है, एक्टिविटी मतलब काम कर रहे हो, तो यहाँ पर रेवेन्यू की बात होगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है, हमारी कॉस्ट कितनी है, सेल्स कितनी है, डेटर्स कितने हैं, इन्वेंट्री कितनी है, ट्रेड पेबल कितने हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल जो बनते हैं हमारे, वो क्रेडिट सेल्स की वजह से बनते हैं। तो क्रेडिट सेल्स के तुलना में ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं, ट्रेड रिसीवेबल की तुलना में क्रेडिट सेल्स कितनी है, पेमेंट हम जो मिलती है हमें कितने दिनों के अंदर लगभग मिल जाती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। इन्वेंट्री को मैनेज करना देखेंगे, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड देखेंगे। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या इनकम रेशियोज की बात करें तो ये हमें बताता है कि भाई बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो प्रॉफिट जो अर्न किया जा रहा है वो किस हिसाब से अर्न किया जा रहा है, कितना परसेंटेज आप प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की तुलना में, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की तुलना में। ठीक है जी? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें, या फिर हम बात करें ऑपरेटिंग रेशियो की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की, नेट प्रॉफिट रेशियो की, तो यहाँ पर प्रॉफिट्स की बात होती है। क्लियर है कि नहीं है? चलो जी, तो यहां तक बात समझ में आ गई। 4 तरीके के हमने कैटेगरी बना रखे हैं। क्या क्या बना रखे हैं? LSAP, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। फटाफट से बताओ भाई, एक्टिविटी रेशियो का दूसरा नाम टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी का दूसरा नाम इनकम रेशियो, और भाई अगर हम बात करें लिक्विडिटी रेशियो का दूसरा नाम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? चारों का काम क्या है ये भी पता चल गया। चलो जी, अब आगे चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर। फटाफट से आ जाओ मेरे साथ। लिक्विडिटी रेशियो, अब लिक्विडिटी रेशियो की बात कर रहे हैं भाई, तो लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहला रेशियो आता है करंट रेशियो। क्या आता है भाई? करंट रेशियो। तो हमें करंट रेशियो ही फाइंड आउट करना है कि करंट रेशियो कैसे निकलेगा। तो भाई सुनो, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है दोस्त, करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। किसका फॉर्मूला होता है ये होता है भाई करंट रेशियो का। किसका होता है? करंट रेशियो का। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, और ये सिंपल रेशियो है, प्योर रेशियो है, इन फॉर्म्स ऑफ प्रपोर्शन ये हमें कैलकुलेट करना है, कंप्यूट करना है। क्लियर? चलो जी, तो फॉर्मूला क्या है? करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, यानी करंट असेट चाहिए, करंट लायबिलिटी चाहिए, दो चीजें पता चल गई तो हमारा काम हो गया। चलो जी, क्वेश्चन देखो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है लेकिन अपना काम नहीं है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है लेकिन अपना काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर करंट चाहिए हमें, तो नॉन करंट की बात ही नहीं है, हमें तो करंट रेशियो निकालना है। करंट रेशियो के लिए करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी होती है। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का क्या करें? कुछ नहीं करना भाई। करंट इन्वेस्टमेंट, यस सर, ये हमारे काम की चीज है। इन्वेंट्रीज काम की चीज है सर, इन्वेंट्रीज काम, क्योंकि करंट असेट होती है ना, तो काम की चीज है, हमारे लिए इस्तेमाल होगी। लेकिन
ध्यान से देखिए इसमें क्या रखा है, इंक्लूडिंग लूज टूल्स। भाई हमें यार औजारों का क्या काम, लूज टूल्स तो फिक्स एसेट होती है, ये तो करंट एसेट होती ही नहीं, तो क्या इसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं करेंगे। तो हमें कितना लेना, 2,30,000, 2,80,000 इन्वेंट्री है टोटल, उसमें 50,000 रुपए लूज टूल्स के शामिल हैं, तो कुल मिलाकर के इन्वेंट्रीज लेनी है बच्चों 2,30,000। बोलो मेरे साथ, समझ में आया कि नहीं आया। चलो जी, उसके बाद बेटा आपको दे रखा ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में सन्डी डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों दे रखे हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल तो हमें टोटल ही लेना है, दोनों ही करंट एसेट होती है ना, सन्डी डेटर भी बिल्स रिसीवेबल दोनों ही करंट एसेट है, क्लियर। उसके बाद ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल क्या होती है, करंट लायबिलिटी, क्या होती है भाई, करंट लायबिलिटी। ये करंट एसेट हो गई, ये करंट एसेट हो गई, ये करंट एसेट हो गई, ये हमारी करंट लायबिलिटी हो गई। सन्डी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों ही क्या है, करंट लायबिलिटी, दोनों ही लेने। लॉन्ग टर्म बोरिंग सर अपना काम नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरिंग यस सर अपना काम है और ये करंट लायबिलिटी में आता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन यस सर, ये भी हमारी करंट लायबिलिटी होती है। कैश एंड बैंक बैलेंस यस सर, ये भी हमारी करंट असेट होती है। बोलो भाई फटाफट से, समझ में आया कि नहीं आया। तो अब जो करंट असेट है उनको एक तरफ कर लो, करंट लायबिलिटी है उनको एक तरफ कर लो, दोनों को प्लस कर लो, दोनों का टोटल निकालो, करंट असेट का टोटल और करंट लायबिलिटी का टोटल। फिर क्या करना है भाई, करंट रेशो सिंपली है करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, मुझे इतना भरोसा आपके ऊपर है। हम डिवीजन कर रहे हैं यार, सिलेबस नहीं कर रहे हैं, तो शर्मिंदा मत कीजिएगा, ठीक है, मेरी इज्जत का सवाल है भाई। चलो कर लेंगे ना भाई, कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताओ कर लेंगे ना। चलो जी चलो, चलिए जी, अब आप लोगों ने कर लिया क्वेश्चन, मैं बता देता हूं इसका आंसर आ रहा है 2.4:1। तो 2.4:1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हमें यहां पर बताना है कि इसको एनालिसिस करके, कि अगर आपको कोई ये कह दे कि भाई किसी भी कंपनी का करंट रेशो आपको बता दिया, करंट रेशो 2.4:1 है, करंट रेशो बता दिया। अब आप हमें बताओ कंपनी कैसी चल रही है, कंपनी बेहतर है या नहीं है, कंपनी को बंद कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप हमें बताइए कैसे होगा। तो अगर करंट रेशो आपको बता दिया 2.4:1, तो इसमें आपको पता है ना दोस्त कि भाई हमें साफ साफ पता है कि इसका जो मतलब होता है करंट रेशो का, वो होता है करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है वो करंट असेट है और ये वाला जो पोर्शन है वो करंट लायबिलिटी है, यही तो मतलब हुआ ना। तो अगर कंपनी की करंट लायबिलिटी 1 रुपए है, तो कंपनी के पास करंट असेट कितनी है, 2.40 रुपए, यही तो मतलब हुआ ना यार इसका। तो इसका मतलब करंट असेट ज्यादा है या कम है, करंट असेट ज्यादा है, और करंट असेट ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है भाई, आप कहेंगे कि अगर करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर भी दी जाए 1 रुपए की, तब भी कंपनी के पास करंट असेट 1.40 रुपए बच जाएगा, है कि नहीं है। तो कंपनी आगे सर्वाइव कर जाएगी। तो इसका मतलब कंपनी जो है बेहतर पोजीशन में है, वो बेटर परफॉर्मेंस दे रही है, क्लियर। और कंपनी का जो करंट रेशो होता है उसका आइडल रेशो होता है 2:1। ये आपका एमसीक्यू बनेगा भाई, ये आपका एमसीक्यू बनेगा, याद रखेगा। करंट रेशो जो आइडल रेशो माना जाता है वो क्या माना जाता है, 2:1, यानी करंट असेट करंट लायबिलिटी से डबल होनी चाहिए नॉर्मली। अगर डबल नहीं है तो इसका मतलब कंपनी खतरे में है। अगर मान लीजिए ये आता 1.4:1 आता, ये आता, तो इसका मतलब कंपनी बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, फिलहाल वो सर्वाइव कर रही है लेकिन बेहतर पोजीशन में नहीं है, उसको और ज्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता है। तो आइडल रेशो क्या होता है करंट रेशो का, 2:1, ऑटोमेटिकली डबल होना चाहिए, क्लियर। चलिए, तो इस क्वेश्चन में तो हमारे पास 2.4:1 था, तो बहुत ही बेहतर पोजीशन में है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट रेशो होता है भाई हमारा क्विक रेशो, या जिसे हम बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशो या फिर लिक्विड रेशो भी बोला जाता है। फटाफट बोलो भाई, क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो या फिर लिक्विड रेशो, तीनों का मतलब एक ही है भाई। फॉर्मूला होता है भाई क्या, लिक्विड असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्या होता है, लिक्विड असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो पता है क्या होती है, लिक्विड असेट होती है भाई करंट असेट माइनस इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। फटाफट से, लिक्विड असेट का फॉर्मूला करंट असेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्लियर है कि नहीं है। यहां से लिक्विड असेट आ जाएगी। चलो भाई, चलो भाई अब आता है कि करंट रेशो और क्विक रेशो में क्या डिफरेंस होता है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, करंट रेशो और क्विक रेशो में क्या डिफरेंस होता है। तो भाई करंट रेशो और क्विक रेशो में क्या डिफरेंस होता है, ज्यादातर आप लोगों को मैंने पढ़ाई है ये, फिर भी चलो दोबारा कर लेते हैं एक बार। करंट रेशो और क्विक रेशो में क्या डिफरेंस होता है भाइयों। चलो जी, तो करंट रेशो जो रिलेशनशिप बताता है वो बताता है हमें करंट असेट और करंट लायबिलिटीज के बीच में।
करंट रेशो जो है रिलेशनशिप बताता है करंट असेट और करंट लायबिलिटीज के बीच में, और क्विक रेशो जो है वो हमें रिलेशनशिप बताता है लिक्विड एसेट और करंट लायबिलिटीज के बीच में, है कि नहीं है। अब इसका फॉर्मूला, अगला जो इसका डिफरेंस बनेगा फॉर्मूला, करंट रेशो का फॉर्मूला होता है भाई करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, क्विक रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, समझ में आ गया। उसके बाद करंट रेशो जो है, करंट रेशो जो है वो क्यों फाइंड आउट करा जाता है, वो इसलिए फाइंड आउट किया जाता है कि आपको ये पता लग जाए कि आप क्या एबल हैं अपनी करंट लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए विद इन 12 मंथ्स, विद इन 12 मंथ्स ऑपरेटिंग साइकिल जो होता है विद इन 12 मंथ्स करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्लियर, करंट रेशो इसलिए निकाला जाता है। और भाई अगर बात करें हम लिक्विड रेशो की या क्विक रेशो की, तो ये बात करता है कि आपकी ये निकालेगा तो एबिलिटी, ये निकालेगा, ये बताएगा कि आप एबल हो या नहीं हो, क्या एबल करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए, लेकिन विद इन अ मंथ, विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर अंदर क्या आप पे कर पाओगे या उससे कम में भी, एक महीने के अंदर अंदर या उससे कम में आप पेमेंट कर पाओगे करंट लायबिलिटीज की, तो ये बताता है आपको क्विक रेशो। समझ में आ गया। तो करंट रेशो बताता है क्या, करंट रेशो बताता है क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप 12 महीने के अंदर अंदर करंट लायबिलिटी पेमेंट कर दें। और लिक्विड रेशो या क्विक रेशो क्या बताता है, वो बताता है कि एक महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे या नहीं कर दोगे, इसके काबिल हो या नहीं है, एबिलिटी है या नहीं है। क्लियर। क्विक करंट रेशो का जो आइडल रेशो होता है वो क्या माना जाता है, 2:1, एज आई हैव टोल्ड अर्लियर यू। और क्विक रेशो की बात करें तो भाई आइडल रेशो होता है 1:1। क्या होता है, 1:1, बराबर बराबर होना चाहिए। क्लियर, क्लियर है जी, समझ में आ गया। क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट करंट रेशो, करंट रेशो ही निकालना है। क्या कह रहा है, आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है 45,000, टोटल डेब्ट्स गिवन है 1 लाख रुपए और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स गिवन है भाई 70,000 रुपए। बात समझ में आई बेटा ना। अच्छा, हमें कैलकुलेट करना है करंट रेशो, फॉर्मूला होता है करंट असेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। ना तो करंट असेट है ना करंट लायबिलिटी है अपने पास भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना तो करंट असेट है और ना ही करंट लायबिलिटी है, तो किस तरीके से कैलकुलेट करें करंट रेशो, नहीं आया समझ में। अगर हमें करंट रेशो कैलकुलेट करना है तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी चाहिए, ना तो क्वेश्चन में हमें करंट एसेट गिवन है ना करंट लायबिलिटी गिवन है, हमें गिवन है वर्किंग कैपिटल, टोटल डेब्ट्स और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। चलिए जी, सबसे पहले मैं यहां से आपसे पूछता हूं, टोटल डेब्ट्स का मतलब होता है टोटल लायबिलिटीज, यानी आपके पास जो टोटल लायबिलिटी है वो 1 लाख रुपए, उनमें से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स 70,000 रुपए है, तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म डेब्ट्स ही बचे ना, तो यहां से मैं करंट लायबिलिटी फाइंड आउट कर सकता हूं 30,000 रुपए। समझ में आ गया। करंट लायबिलिटी कैसे निकाला है मैंने, टोटल डेब्ट्स में से अगर मैं लॉन्ग टर्म डेब्ट्स माइनस कर दूं तो शॉर्ट टर्म डेब्ट्स बचेगा, शॉर्ट टर्म डेब्ट्स को तो करंट लायबिलिटी बोलते हैं ना बेटा, तो करंट लायबिलिटी आ गया 30,000 रुपए। ये बात तो समझ में आ गई होगी। चलो जी, करंट लायबिलिटी आ गई भाई। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला अपने को पता है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, होती है या नहीं होती। चलो जी, तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 45,000, करंट असेट वी डोंट नो, करंट लायबिलिटी वी हैव कैलकुलेटेड ओवर देयर 30,000 रुपीज। सो यहां से हमारे पास करंट असेट आ जाएगी 75,000। बोलो जी, समझ में आ गया कि नहीं आया, क्लियर है, क्लियर है बेटा, ये समझ में आ गया ना। चलो जी, तो 75,000 आ गई करंट असेट, तो अब तो भाई बहुत इजी हो गया है करंट रेशो निकालना। क्या आ जाएगा, 75,000 करंट असेट डिवाइडेड बाई 30,000 करंट लायबिलिटी। यहां से आप लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हो करंट रेशो 2.5 रेशो। बताओ कंपनी कैसी है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, फटाफट से बताओ। इलस्ट्रेशन नंबर 11 के हिसाब से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। अब भाई आप लोगों को करंट रेशो और क्विक रेशो जो है वो थोड़ा सा उस पर पकड़ आ गई हो गई। अब इसमें एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करा देता हूं और ये क्वेश्चन आने के चांसेस भी होते हैं, तो सुनिएगा ध्यान से। तो वर्किंग कैपिटल आपको लोगों को बता रखी है 30,000 रुपए, करंट रेशो दे रखा है आप लोगों को 2.45:1, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। करंट रेशो गिवन है, इसका मतलब कुछ और कैलकुलेट करना भाई, करंट रेशो कैलकुलेट नहीं करना, सीधा सीधा मतलब है कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना है, करंट असेट कैलकुलेट कर दो, करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर दो, और भाई आपसे कह रहा है एसिड टेस्ट रेशो भी कैलकुलेट कर दो अगर आपको इन्वेंट्रीज की वैल्यू 26,000 रुपए दे रखी हो तो। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो जी, इसको करते हैं, इसको करते हैं दोस्त। देखो भाई मेरे साथ फटाफट से, आप लोगों को एक बात पता है सीधी सीधी सी, करंट रेशो जो होता है वो होता है करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, यानी आपके पास दो वैल्यू होनी चाहिए, करंट असेट और करंट लायबिलिटी। अब आपके पास ना तो करंट असेट है ना करंट लायबिलिटी है। बात समझ में आई।
लेकिन आप लोगों को करंट रेशो जो है वो पता है, और करंट रेशो दे रखा है 2.5:1, तो इसका मतलब मैं इस तरीके से लिख सकता हूं इसको 2.5/1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? ये करंट असेट हो गई और ये हमारे पास करंट लायबिलिटी हो गई, यही तो मतलब है। चलो, हमें पता है भाई वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। होती है कि नहीं होती? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट अकॉर्डिंग टू द करंट रेशियो 2.5 माइनस करंट लायबिलिटी कितनी है 1, तो यहां से हमारे पास वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 1.5। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू जो है वो अकॉर्डिंग टू करंट रेशियो कितनी है? 1.5 होनी चाहिए। चलो जी, तो अब हम यहां पर थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हम यहां पर लिखेंगे क्या दोस्तों? अब हम यहां लिखेंगे इफ वर्किंग कैपिटल इज 1.5 देन करंट असेट इज इक्वल्स टू 2.5। मानते हैं या नहीं मानते भाई? अगर वर्किंग कैपिटल 1.5 रुपए है तो करंट एसेट कितनी है? 2.5 रुपए, है या नहीं है? अब आप कहेंगे इफ वर्किंग कैपिटल इज 1 देन करंट एसेट विल बी कितनी होगी भाई? 2.5/1.5। मानते हो? मानते हो? पक्की पक्की बात है ना? अब मुझे वर्किंग कैपिटल की वैल्यू पता थी तो मैं यहां पर वर्किंग कैपिटल की वैल्यू पुट कर देता हूं। इफ वर्किंग कैपिटल आर 30,000 देन करंट असेट इक्वल्स टू, आप कहेंगे भाई 2.5/1.5 मल्टीप्लाई बाई 30,000। सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा आपके पास करंट असेट की वैल्यू 2.5 डिवाइड बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 30,000, तो इट विल कम 50,000। कितना आ जाएगा भाई? 50,000। करंट असेट आ गई। यार अब तो क्या है, अब करंट असेट आ गई तो करंट लायबिलिटी तो निकाल ही सकते हो। निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा करके वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो भाई करंट असेट आप लोगों के पास आ गई 50,000, वर्किंग कैपिटल थी 30,000, तो यहां से आपके पास करंट लायबिलिटी 20,000 रुपए आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? फिर तो आपके पास सारी चीजें आ गई ना यार, करंट असेट आ गए, करंट लायबिलिटी आ गए, वर्किंग कैपिटल आ गई। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बोलो? चलो सर इतना कर दिया तो थोड़ा सा और कर दो ना। चलो भाई कर देते हैं भाई। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू 30,000 इज गिवन इन द क्वेश्चन। करंट असेट अभी हमने कैलकुलेट किया है दोस्तों 50,000। करंट लायबिलिटी वी डोंट नो, वी नीड टू कैलकुलेट इट। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन करंट लायबिलिटी विल कम 20,000। गॉट इट और नॉट? एक पोर्शन खत्म भाई। करंट एसेट पूछा था, करंट एसेट निकल गई। करंट लायबिलिटी पूछा, करंट लायबिलिटी निकल गई। अब हमें पता है क्या? अब हमें इन्वेंट्री की वैल्यू पता है, एसिड टेस्ट रेशियो निकाला है। एसिड टेस्ट रेशियो मतलब क्विक रेशियो ना, ठीक है। एसिड टेस्ट रेशियो ब्रैकेट में लिख रहा हूं आप लोगों को ना QR, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। क्विक रेशियो, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है भाई? फॉर्मूला होता है दोस्तों लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। होता है कि नहीं होता? चलो, लिक्विड एसेट का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंसेस की यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया, इन्वेंट्री हमें पता है, तो यहाँ पर मैं इजीली निकाल सकता हूँ भाई। 50,000 रुपए करंट एसेट है, माइनस इन्वेंट्री की वैल्यू क्या रखी थी 26,000 रुपए, और डिवाइड कर दूं अगर मैं 20,000 करंट लायबिलिटी से, तो वी विल गेट आवर आंसर। तो ये आ जाएगा भाई 50,000 माइनस 26,000 डिवाइडेड बाई 20,000, so it will come 1.2 रेशियो 1। चलो जी, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो करंट एसेट भी आ गई, करंट लायबिलिटी भी आ गई, और आपके पास एसिड टेस्ट रेशियो भी आ गया। चलिए जी बी पार्ट पे आ जाइए। बी पार्ट पे आ जाइए, क्या कह रहा है? करंट एसेट कह रहा है 3,60,000 है, और करंट रेशियो है 2.4:1। करंट रेशियो गिवन है, करंट असेट गिवन है 3,60,000। कह रहा है एसिड टेस्ट रेशियो 1.3:1 है। आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला है करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट और इन्वेंट्रीज। बाप रे क्या दिक्कत है? सुनो भाई, सुनो ध्यान से। अगर मैं पूछूं करंट रेशियो का फॉर्मूला, तो आप कहेंगे करंट असेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। कितनी बार बोले सर? करंट रेशियो का वैल्यू पता है 2.4,
अपॉन 1 लिख सकते हैं। करंट एसेट की वैल्यू पता है 3,60,000 और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी नहीं पता। यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे करंट लायबिलिटी नहीं पता लग जाएगी? तो आप कहेंगे सर 3,60,000 डिवाइडेड बाय 2.4 तो आ जाएगा सर 1.5 लाख रुपए। ये आपके पास आ गई क्या? करंट लायबिलिटी। पहली चीज सॉल्व, करंट लायबिलिटी पता चल गई। करंट एसेट पता है, करंट लायबिलिटी पता है। चलो जी, यहां तक समझ में आ गया ना? अच्छा जी, वेरी गुड। पहले लिक्विड एसेट निकालते हैं। लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? लिक्विड एसेट का फॉर्मूला अगर आप बात करें तो होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। होता है पक्का। एसिड टेस्ट रेशो आपको गिवन है, यानी कि क्विक रेशो गिवन है। क्विक रेशो गिवन है तो इसका मतलब हम लोगों को किसी और ढंग से इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। चलो इसकी भी बात कर ली जाए। लो ध्यान से सुनो। क्विक रेशो एसिड टेस्ट रेशो गिवन है, उसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। इसकी वैल्यू पता है हमें, और इसकी वैल्यू हमें लोगों को गिवन है 1.3:1। ओके, 1.3:1। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिक्विड एसेट नहीं पता, करंट लायबिलिटी अभी कैलकुलेट करी थी भाई आप लोगों ने 1.5 लाख रुपए करी थी ना। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर लूं तो लिक्विड एसेट की वैल्यू मुझे पता लग जाएगी। तो आप कहेंगे भाई 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1.3 तो यह आ जाएगा 1,95,000। 1,95,000 क्लियर है? तो लिक्विड एसेट पता चल गया आप लोगों को, करंट लायबिलिटी पता चल गया। अब तो क्या बचा है यार? इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी थी। फॉर्मूला लगा दीजिए यार, लिक्विड एसेट इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। ठीक है, लिक्विड एसेट की वैल्यू पता है भाई 1,95,000, अभी कैलकुलेट करिए। करंट एसेट की वैल्यू तो पहले से ही पता थी 3,60,000 माइनस इन्वेंट्री, वही तो कैलकुलेट करना है ना। इन्वेंट्री को एज इट इज रख दीजिए, तो यहां से आप लोगों के पास इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी 3,60,000 माइनस का 1,95,000, तो ये आ जाएगा भाई 1,65,000। डन। क्लियर? तो यहां से आप लोगों को करंट रेशियो और क्विक रेशियो और रेशियोज का जो इंट्रोडक्शन है वो आपका कंप्लीट हो चुका है भाई। ये आप रिवीजन कर लीजिएगा और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।